हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से हम बात करेंगे साइंस में जीव विज्ञान, बायोलॉजी की। ठीक, पहले वाले लेक्चर्स और अभी वाले लेक्चर में ये डिफरेंस है कि पहले वाले लेक्चर्स अर्थात जिसमें पूरी हिस्ट्री हो चुकी है उसको मैंने काफ़ी थॉरोली कवर किया है, कम टाइम में किया है, सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक, टू द पॉइंट, काफ़ी थॉरोली कवर किया है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, अर्थात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब 90% चांस है कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से आएंगे। ठीक, तो अगर आप इन वीडियोज को भी बस देख लेते हैं एक दो बार, ठीक, तो अगर आप देखते भर है ना, खाते पीते, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, या फिर बैठे हुए हैं, ठीक, देते हैं, स्पीड बढ़ाकर भी देख लेते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की। मानव विज्ञान से शुरू करते हैं, मानव जीव विज्ञान से, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कंकाल तंत्र की बात करें तो देख लीजिए, कंकाल तंत्र की बात की जाए तो देखिए, ये कंकाल तंत्र जो होता है ना वो हड्डियों से बना होता है, ठीक, हड्डियों का बना ढांचा होता है ये, ठीक। इसका काम क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। इसका काम होता है शरीर को शेप देना, आकृति देना, ठीक है ना, आकार देना, ठीक। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर हम फोकस करते हैं। जैसे कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी। हड्डी से संबंधित बात आएगी ना तो वहाँ ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक। हाँ, कंकाल तंत्र में यहाँ पर देख लीजिए, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है अंतः कंकाल तंत्र, ठीक। बाह्य मतलब जो बाहर में है, अंतः माने जो शरीर के अंदर है, बाह्य का मतलब शरीर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला कंकाल, और अंतः का मतलब हो गया शरीर के अंदर जो पाया जाता है। तो शरीर के अंदर वाला तो समझ ही रहे हैं आप, और शरीर के बाहर का आप ये फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, जैसे बाल हो गया, ठीक है ना, ये भी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा। नाखून हो गया, ठीक, ये सब, ठीक। कछुआ का जो ऊपरी कवच होता है वो भी बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, नाखून जो बना होता है ना, इंपॉर्टेंट है, वो बना होता है अल्फा किरेटिन से, ठीक, अल्फा किरेटिन से ये निर्मित होता है नाखून, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए अंतः कंकाल के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके पहले एक ये भी देख लीजिए, ये लिगामेंट और टेंडन ये दोनों क्या है, संयोजी उत्तक हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। लिगामेंट जो होता है ना, ये जो उत्तक होता है ये हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, मतलब हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं, लिगामेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए अंतः कंकाल में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतः कंकाल मतलब शरीर के अंदर, ये इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है अंतः कंकाल की बात की जाए तो एक अस्थि होता है, ठीक, जिसको बोन बोलते हैं। एक होता है उपास्थि, कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। बोन जो होता है ना उपास्थि से मजबूत होता है, ये मजबूत होता है, ठीक। और ये उपास्थि जो होता है ना ये अस्थि से कमजोर होता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और यह जो ये हड्डी होती है ये मजबूत होती है, इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अगर इन वीडियोज को आप देख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस आप पढ़े हुए हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो 10 क्वेश्चंस आसानी से गलती कर जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है ना। इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए ये ज़रूरी है, अच्छी चीज़ों का रिवीजन करिए, ठीक है ना। और अस्थि की बात की जाए, मतलब बोन की बात की जाए, हड्डी की बात की जाए, तो ये संयोजी उत्तक होता है, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसका काम क्या होता है, हड्डी का शरीर की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक, और मूवमेंट प्रदान करना, ठीक, ठीक है ना। और आरबीसी, और इसका काम क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन इसका काम होता है। रेड ब्लड सेल को बनाना और व्हाइट ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है ना। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि अस्थियों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रमुखता से जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम और ये भी ध्यान रखिएगा फॉस्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा अस्थि में जो उपस्थित कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसका नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट। देखिए फ्रेंड्स, मैं उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जितना की जरूरत है।
और इतना एक्सप्लेन से आपका काम भी हो जाएगा, ठीक। उतना एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा जितना से आपका काम हो जाए, ठीक। चलिए उपास्थि की बात करें तो उप का मतलब देखिए नाम में ही पता चल जा रहा है, अस्थि उपास्थि। जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, उप मतलब थोड़ा सा छोटा, ठीक। तो अस्थि मजबूत होती है और उपास्थि उससे थोड़ा कमजोर होती है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान में रख लीजिए। चलिए उपास्थि की बात की जाए तो ये भी संयोजी उत्तक है, ठीक। हाँ, हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती है ये, ठीक है ना। उपास्थि हड्डियों की तरह कमजोर नहीं होती है, कठोर नहीं होती है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये बता चुका हूं मैं। और इसमें उपस्थित जो कोशिका होती है उसका नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट ध्यान रखिएगा, ये है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव की बात की जाए, देखिए नवजात में हड्डियों की संख्या 300 से ज़्यादा ही होती है, जबकि वयस्क में 206 होती है, आपको पता ही है, ठीक। इसको हम आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक। आगे देखते हैं इसको। हाँ, आगे बात की जाए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी होती है, स्टेपिज। और ये कहाँ पाई जाती है, कान में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है, 1.3 kg, ठीक, 1.36 kg, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा, अभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन पूछा है। जैसे पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैर की हड्डी नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग नाम है, मैं बता देता हूँ। कंधे से लेकर कोहनी तक, जैसे कंधा यहाँ से मान लीजिए ये शरीर है और ये हाथ यहाँ से शुरू होता है, तो ये कंधा से लेकर यहाँ कोहनी तक, ठीक। ये हाथ मुड़ गया, ये हाथ ये वाला, ठीक। इस हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ह्यूमरस नाम है। कंधे से कोहनी तक की हड्डी को नाम क्या नाम है, उस हड्डी का ह्यूमरस नाम है। और जांघ की हड्डी जो होती है ना उसको बोला जाता है फीमर। और ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज, जो कान में होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या फिर लंबी भी पूछे तो फीमर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तो चलिए, ये हाथ वाली बात हो गई। ये देखिए जांघ की हड्डी ये हो गई। घुटने की हड्डी को पटेला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, घुटने की हड्डी को पटेला बोलते हैं। और घुटने से टखने तक, टखना का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो घुटना से नीचे ये पैर आ रहा है, तो ये जहाँ से पैर ये मुड़ रहा है, देखिएगा दोनों साइड हड्डी की तरह निकली होती है, दोनों तरफ वो टखना होता है। तो घुटने से टखने तक 2 टाइप की हड्डियां होती है, जिनका नाम है, एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है फीबुला, ठीक, ध्यान में रखिएगा। मतलब पैर से संबंधित जो हड्डियां हैं वो कौन कौन सी है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। फीमर है, पटेला है, टीबिया है, फीबुला है, ठीक। और कंधे से, ये हाथ से संबंधित जो है वो क्या है, ह्यूमरस है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ह्यूमरस। चलिए ये मैंने कटिंग जीएस दृष्टि की जो घटना चक्र वाली बुक आती है ना, उससे लिए, टाइम की कमी की वजह से, ठीक, फोटो बनाने में मुझे टाइम लग जाता। ये सब बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिए। मानव कंकाल तंत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं पीछे, ठीक है ना, अभी जो मैंने पीछे बताया। अंतः कंकाल में देखिए एक अक्षीय कंकाल है, ये वाला जो है, ठीक, और ये उपांगीय कंकाल है, उपअंगीय, ठीक, जैसे ये साइड में ये सब है, ठीक ना, ये सब उपांगीय। उपांगीय कंकाल का काम है जैसे मूवमेंट वगैरह, छूना पकड़ना, ये सब, ठीक। और अक्षीय कंकाल का सपोर्ट देना, ये प्रोटेक्शन देना, ठीक, ठीक है ना। देखिए अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियाँ होती है, कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना होता है। हाँ, हड्डियों की संख्या थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन बीपीएससी में। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, देखिए सिर में हड्डियों की संख्या टोटल 29 होती है, और सिर में खोपड़ी की बात की जाए तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है, ठीक। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, जो भी जिनके पास ये बुक है, ठीक ना, वो थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, 22 इसका सही आंसर होगा। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है, ठीक। चेहरे की बात की जाए, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। इसको ऐसे ट्रिक से ध्यान रख लीजिए, च से चेहरा, च से 14, 14, 14, ठीक ना। और इसको भी ट्रिक से मैं बता देता हूँ आपको। कान की बात की जाए तो कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। तो जनरली कान छिदाने की बात आती है तो कान ही लोग छिदवाते हैं, ठीक है ना, कान छिदाना।
कान छेदना से ध्यान में रख सकते हैं 6 से 6, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की बात की जाए तो वयस्कों में 26, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए 25-26 साल में आदमी वयस्क हो जाता है, तो 26 वहाँ से ध्यान रख लीजिए, और बाकी ये बच्चों में 33, ठीक है। ये भी पूछ चुका है। पसलियों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 22 जोड़ी, सॉरी 12 जोड़ी, ठीक है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, अर्थात 24 हड्डियाँ होती है, ये ध्यान रखिएगा, 12 जोड़ी। ऐसे ध्यान रख लीजिए कि मार के हड्डी वड्डी तोड़ दूंगा, पसली तोड़ दूंगा तो 1 साल तक उठ नहीं पाओगे। 1 साल से 12 महीने याद रख लीजिए, ऐसे जैसे मन करे वैसे आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, और सांप में सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या सांप में होती है, ये ध्यान रख सकते हैं, 200 से 400। आगे बात की जाए, ये बता चुका हूँ मैं कि नाखून जो बना होता है अल्फा केराटिन से बना होता है, नामक प्रोटीन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करते हैं, हाँ, तो रक्त की बात की जाए तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव सेल है, ध्यान रखिएगा, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू है। और मानव जो वयस्क होता है उसमें 5 से 6 लीटर खून होता है, ठीक है ना। और रक्त का जो पीएच होता है, पीएच मान, पीएच वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखिएगा 7.4। और बीपीएससी में पीएच वैल्यू से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, किसी न किसी चीज़ की पीएच वैल्यू पूछ ही लेते हैं। और रक्त में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। रक्त में देखिए प्लाज्मा की बात की जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मा की बात की जाए तो 50% इसमें प्लाज्मा होता है रक्त में। प्लाज्मा में जैसे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पानी आ जाता है, अन्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, यूरिया, ये सब चीज़ें, ठीक। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि लगभग 90% इसमें प्लाज्मा में पानी होता है, ठीक ना। रक्त में प्लाज्मा होता है 55%, और प्लाज्मा में जो पानी होता है वो 90% होता है, ठीक। हाँ, रक्त में रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक। रक्त कोशिकाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ध्यान दीजिएगा। आरबीसी, सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है, ठीक। और प्लेटलेट्स भी होता है, यहाँ क्रम लिखा है मैंने, आरबीसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। एक एक करके तीनों को हम देख लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, और फिर परिसंचरण के बारे में जान लेंगे। चलिए प्लाज्मा के बारे में यहाँ से शुरू कर लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ, फिर इन तीनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। देखिए प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन, ठीक। इसका काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करना, ठीक। रक्त का थक्का जमने में मदद करना किसका काम है? फाइब्रिनोजेन का, फाइब्रिनोजेन का, याद रखिएगा। हाँ, प्लाज्मा का और क्या काम है? ताप को नियंत्रित करना और घाव भरने का काम जो है वो प्लाज्मा का है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइब्रिनोजेन। आगे बात की जाए आरबीसी की, तो आरबीसी का जीवन काल याद रखिएगा, इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है लगभग, ठीक ना। और निर्माण की बात की जाए तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है, ठीक। इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ठीक। प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका काम क्या होता है आरबीसी का? इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, ठीक। इधर उधर मूव कराना, मूवमेंट कराना। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कहाँ होता है? आरबीसी में, ठीक। इसी की वजह से रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक। हाँ, आरबीसी की कमी की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं ध्यान रखिएगा। एनीमिया अर्थात अरक्तता, खून की कमी। पीलिया की बात की जाए तो पीलिया भी आरबीसी की कमी से होता है, ठीक ना। जॉन्डिस, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं देख लिया ना आपने, एनीमिया और पीलिया। हाँ, अब फिर देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। सबसे कम मात्रा में ये रक्त में होता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है मात्र, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में ही हो जाती है। जबकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही है? स्प्लीन में, ठीक है ना, प्लीहा में। इंपॉर्टेंट है सारी बातें। इसका काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी का काम है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाना, ठीक।
और घाव भरने का भी काम इसका होता है, घाव भरने का काम होता है, ठीक ना, डब्ल्यूबीसी का। हाँ, कुछ प्रकार देख लीजिए डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात देखिए, एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे ना तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से ऑप्शन देखकर चीज़ें आपको एग्जाम में याद आ जाएंगी, ठीक। तो स्पीड बढ़ाकर चाहे जैसे भी हो आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रकार की बात की जाए तो आरबीसी के दो टाइप्स हैं, एक तो है लिम्फोसाइट, ठीक, इसका काम है बीमारियों से बचाना। एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट इसका काम है घाव को भरना, ठीक। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है मोनोसाइट की, ये शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी? मोनोसाइट, याद रखिएगा। हाँ, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे एड्स, ब्लड कैंसर, ये सब, ठीक है ना, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की कमी से। और आपको पता है कि एड्स कैसे फैलता है? एचआईवी वायरस के कारण, ठीक। ये भी ध्यान रख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, अगर ये कम हो जाए तो इसको बोला जाता है, इसका नाम है ल्यूकोपीनिया, कम हो जाए तो। और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ज़्यादा वाले केस में ल्यूकेमिया, कम वाले केस में ल्यूकोपीनिया। इसको ट्रिक से ऐसे याद रख लीजिए, इसको कम हो रहा है मतलब उल्टा हो रहा है, ऐसे सोच लीजिए। कम हो रहा है, कम में नाम जो है ये बड़ा है, मतलब ज़्यादा लेटर्स हैं इसमें, और ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका नाम छोटा है, कम लेटर्स हैं, ठीक। ऐसे ध्यान में रख लीजिए, जैसे मन करे वैसे ध्यान में रख लीजिए, जैसे आपको ध्यान में रह जाए। हाँ, और आइए प्लेटलेट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ, जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें हमने डब्ल्यूबीसी देख लिया, आरबीसी देख लिया, अब प्लेटलेट्स देख लेते हैं, फिर परिसंचरण के बारे में जान लेते हैं, काम हो जाएगा। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इनकी जो संख्या होती है वो 4.5 लाख से 6 लाख होती है प्रति लीटर ब्लड में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? कट लग जाने पर, कट वट जाए कहीं पर, कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना इसका काम होता है, ठीक। और आपको भी पता होगा कि प्लेटलेट्स की मात्रा में अचानक से एकदम से कमी आ जाती है चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में, ठीक है ना, सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स कम हो गया है ऐसे, डेंगू जब होता है किसी को तो। हाँ, एक ये बात ध्यान में रख लीजिएगा नोट करके, मानव शरीर में जो खून होता है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक। ब्लड फ्लो करते रहता है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, हेपेरिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। रक्त परिसंचरण तंत्र में जितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता देता हूँ, इसमें फ़ोटो देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे रक्त का परिसंचरण होता है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब फ़ोटो तो बना नहीं पाऊँगा अभी। जैसे मान लीजिए फेफड़ा है, तो फेफड़े का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना, प्योर करना, प्यूरिफाई करना, ठीक। और रक्त का काम है फेफड़े को शुद्ध करना, और फिर वो शुद्ध रक्त किसके पास जाता है? हार्ट के पास। अब तो ये यही वाला हार्ट बन पा रहा है जल्दी में, खैर समझने से मतलब है, ठीक। तो इसका काम है हार्ट के पास जाना, और हार्ट फिर पंप करके रक्त को शरीर के अलग अलग भाग में पहुंचा देता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, फेफड़े का काम है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना। अगर इतनी बात ध्यान में रखते हैं तो कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए समझाता हूँ, देखिए धमनी की बात की जाए, धमनी और शीरा में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। धमनी की बात की जाए तो धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक, धमनी शुद्ध रक्त को। और शीरा की बात की जाए तो ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, जैसे धमनी से धनिया याद रख लीजिए, धनिया मतलब धनिया शाक सब्जी में आती है ना, धनिया तो शाक सब्जी में आती है तो ये शाकाहारी में आ जाएगा। और जनरली मतलब ज़्यादा लोग शाकाहारी को शुद्ध मानते हैं। देखिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है ट्रिक से याद हो जाए चीज़ें, ठीक। तो बस याद कराने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, ठीक। अब शुद्ध क्या होता है नहीं होता है उस पर बात नहीं करने जा रहा मैं। हाँ, तो ये ध्यान रखिए कि ये शाकाहारी में आता है और शाकाहारी शुद्ध होता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिए। धनिया से ध्यान रख लीजिए कि धमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को ले जाना, मतलब ये शुद्ध खून ऑक्सीजन युक्त ले जाती है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, मैंने बता दिया है कि फेफड़े का काम है रक्त को शुद्ध करना, ठीक, और वो शुद्ध करके हार्ट के पास भेजता है, ठीक। तो शुद्ध खून अगर जा रहा है इसका मतलब यही ना हुआ कि फेफड़ा के वो शुद्ध जो है वो फेफड़ा के पास शुद्ध हो चुका है, अब वो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, ठीक। तो शुद्ध खून को अगर धमनी ले जा रही है इसका मतलब यही हुआ कि वो फेफड़े से कहाँ ले जाएगी? हृदय में, हार्ट में, ठीक। और फिर यहाँ से शरीर के अलग अलग पार्ट में रक्त को पंप करके भेज दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी इसका काम क्या है? अशुद्ध खून को ले जाना, अशुद्ध रक्त को ले जाना, ठीक।
तो मैंने बताया है, अगर देखिए अशुद्ध है तो इसको शुद्ध करना पड़ेगा ना, तो शुद्ध करने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, फेफड़े में जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जो अंग है ना, शरीर के अंग है, वहाँ से खून कहाँ पर जाएगा, फेफड़े में जाएगा, ठीक ना, फेफड़े में जाएगा। कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी धमनी, एक्सेप्शन में, धमनी में एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैं। धमनी का असल काम है शुद्ध खून को ले जाना, बट एक्सेप्शन में याद रखिएगा पल्मोनरी धमनी का काम है अशुद्ध खून को ले जाना, ठीक है ना, अंग से, शरीर के अंग से फेफड़ों तक, फिर यहाँ शुद्ध होता है, फिर वो हार्ट में जाता है, ठीक है ना। चलिए शिराओं की बात की जाए तो शिराओं का विशेष मुख्य काम जो है, देखिए अशुद्ध खून को ले जाना, शिराओं का काम है अशुद्ध खून को ले जाना। तो अशुद्ध का मतलब आप समझ गए कि अंग से कहाँ पर जाएगा, मतलब शरीर के अंग से खून कहाँ पर जाएगा, हृदय में, ठीक है। सॉरी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर फेफड़ा होगा, फेफड़े में जाएगा, ठीक है ना, अंग से फेफड़े में जाएगा यहाँ, क्योंकि अशुद्ध है तभी तो फेफड़े में जाएगा तो शुद्ध होगा, ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो अंग से फेफड़े में ले जाएगा कौन, शिरा ले जाएगी, ठीक, अशुद्ध खून को। एक्सेप्शन में याद रखिएगा पल्मोनरी शिरा जो है ना, इसके ठीक उल्टा शुद्ध खून ले जाती है फेफड़ा से हृदय में। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि अगर शुद्ध है इसका मतलब फेफड़े से शुद्ध हो चुका है, अब वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हृदय में। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए तंत्रिका तंत्र को देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की अर्थात नर्वस सिस्टम की सबसे जो छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट, वो क्या है, न्यूरॉन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी को तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर की, ठीक, लगभग 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मैं यहाँ लंबी की बात कर रहा हूँ, सबसे लंबी न्यूरॉन, ठीक। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, तंत्रिका कोशिका की बात की जाए, सॉरी तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब न्यूरॉन, इससे बना हुआ एक नेटवर्क है, एक जाल है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ये जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं फोकस जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है तंत्रिका तंत्र का, देखिए इसका कार्य होता है सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज या इंस्ट्रक्शन को शरीर के अन्य भाग तक पहुँचाना। कैसे पहुँचाना होता है आगे धीरे धीरे देख लेंगे हम। चलिए, तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं जिनसे ये बना होता है, तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, वो क्या क्या है, एक तो न्यूरॉन हो गया, मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। न्यूरॉन की बात की जाए तो ये मैं बता चुका हूँ तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई है ये, ठीक। और इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है, न्यूरॉन का काम मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ये बता चुका हूँ मैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बीपीएससी के लिए विशेषकर, वो ये है, ये पढ़ना, मस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क हो गया, अगला भाग मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। चलिए इसको फोटो में मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये जैसे ये मस्तिष्क है, ठीक, तो ये अग्र मस्तिष्क हो गया। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं मुख्यतः, एक तो होता है प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, इन सबको देखेंगे हम। और मध्य मस्तिष्क की बात की जाए तो सबसे जो प्रमुखता से हमें जो जानना है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। और पश्च मस्तिष्क की बात की जाए तो ये है पश्च मस्तिष्क, ठीक। इसमें जो हमें जानना है वो जानना है सेरिबेलम के बारे में और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के बारे में, ठीक है ना। ये तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया जो जाकर रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाएगी बैकबोन से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, एक एक करके पहले देख लेते हैं। आइए मस्तिष्क को ही देखते हैं। मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क की बात की जाए तो एक तो होगी ये प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है ना वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। हाँ, ये जो होता है ना बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यही ध्यान रखना है इसमें, सेरिब्रम में, थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर बीपीएससी के लिए हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेरेब्रम बता ही दिया, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम भय आदि का नियंत्रण सेरिब्रम से होता है, ठीक। आगे थैलेमस की बात की जाए
तो थैलेमस की बात करें तो ये दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है ना, मदद करता है। कौन? थैलेमस। जरूर याद रखिएगा, दर्द, ठंडा या गर्म, ठीक। हाँ, हाइपोथैलेमस की बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं बीपीएससी में, ठीक। भूख प्यास ताप पर नियंत्रण करता है, ठीक ना। कौन? हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन की बात की जाए तो इसमें विशेषता हमें क्या जानना है, किसके बारे में जानना है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। इसका काम क्या है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, देखने सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है ये, ठीक। हाँ, पश्च मस्तिष्क की बात की जाए तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पश्च मस्तिष्क में अर्थात हिंड ब्रेन में इसमें देखना है सेरिबेलम, ठीक है ना, सेरिबेलम लिखा हुआ है, सेरिबेलम, ठीक। इसका काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाना, शरीर के संतुलन बनाने को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा, बट इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर ये सेरिबेलम पर, मेड्यूला ऑब्लंगेटा पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है, ठीक। इसका काम क्या है? हार्ट बीट, ठीक ना, हृदय स्पंदन बोलते हैं हिंदी में, ब्लड प्रेशर, श्वसन आदि का नियंत्रण करना, ठीक है ना। आदि को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बात की जाए, फिर मेरुरज्जु की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये क्या होता है। देखिए, ये मस्तिष्क का वह भाग है जो रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है, अर्थात बैकबोन तक फैला होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, कार्य पर मुख्य फोकस रखना है हमें, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं ना उसमें कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य पर ज़्यादा फोकस करिएगा। मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए किसी को गर्म तवे पे बिठा दिया जाए तो वो क्या होगा? उछल के नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब तवे से नीचे कूद जाएगा, ठीक। ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। या फिर मान लीजिए किसी की उंगली पकड़ के आप, वो देख नहीं रहा है, उंगली पकड़ के उसको कहीं गर्म चीज़ पर रख दीजिए तो क्या करेगा? वो हाथ को हटाएगा झटके से, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए, जैसे ईईजी की बात की जाए, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ठीक। इतना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। ईईजी का प्रयोग होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में, ईईजी, ठीक है। ईसीजी कुछ और है, आगे बता दूंगा, अभी पेशेंस रखिए। मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम, ठीक है, 1400 ग्राम। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। आगे आते हैं, पोषक पदार्थ देख लेते हैं। पोषक पदार्थ में बात की जाए तो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण आदि, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका काम क्या होता है? जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य को संचालित करना, बायोलॉजिकल फंक्शन को संचालित करना। जैविक कार्य का मतलब क्या हो गया? इसमें क्या क्या आ जाएगा? ऊर्जा को उत्पन्न करना, उपापचयी अर्थात मेटाबॉलिक एक्शन को संचालित करना। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 2-3 मिनट लग जाएगा, ठीक है। बस नाम याद रखिए, ठीक ना। इस वीडियो का पर्पस है बस रिवीजन के पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है, तो उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना की ज़रूरत है, ठीक है ना। उपापचयी क्रिया ध्यान में रखिएगा। शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, ये सब क्या है? जैविक कार्य है, ठीक। तो ये बस पढ़ लीजिए, ये बस पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कीजिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए, ठीक, तो देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में हो? 1:2:1 में हो, ठीक। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 में मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि शरीर की लगभग 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन कि कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वो अलग बात हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर की ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। मतलब शरीर की 50 से 75% ऊर्जा जो हमारी शरीर के ऊर्जा की पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक। इसीलिए इसको मानव शरीर का ईंधन बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया आदि, ये सब, ठीक ना। हाँ,
ये ध्यान में एक एग्जाम्पल ये ध्यान में रख सकते हैं, ग्लूकोज जो होता है ना वो सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, बस ऐसे ही ध्यान में रख लीजिए इसको। हाँ, फ्रुक्टोज जो होता है ना, ये शहद से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, फल वगैरह से प्राप्त होता है, थोड़ा सा लिख दिया है, शहद वहद किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए, अब बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर का ईंधन है ये। और बात की जाए, हाँ, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें एक बात, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब प्रोटीन की बात की जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, आप बस ऐसे ही देख लीजिए। इसका काम क्या होता है वो जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। वसा आगे पढ़ेंगे, उसका काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, विटामिन का काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, ठीक ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, बट विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, प्रोटीन की बात की जाए तो देखिए इसका काम क्या होता है? शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करना। और इसका काम क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना, ठीक ना, शरीर की मरम्मत करना या उत्तक निर्माण। देखिए, अगर जिन्होंने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, टेक्निकली वो स्ट्रांग है, तो वो समझ रहे हैं शरीर की मरम्मत करने का मतलब ही हो गया उत्तक का निर्माण, ठीक ना, उत्तक निर्माण। तो उत्तक निर्माण अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उत्तक निर्माण का काम भी प्रोटीन का ही है, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इम्पोर्टेंट ये है प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है ना, वो एक तो होता है क्वाशियोरकर रोग, ठीक, और ये यहाँ पर लिखा है मरास्मस, देखिए दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मरास्मस, ठीक, मरास्मस रोग, ये बच्चों में होता है, ठीक ना, जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरास्मस रोग होते हैं, ठीक। आगे बात की जाए फैट्स की, तो फैट्स में देख लीजिए, इसमें ये जो रेशियो है ना, ये गड़बड़ हो जाता है, मतलब वहाँ तो फिक्स रेशियो है, डेफिनेट रेशियो में है, मतलब 1:2:1 में है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स अनुपात में नहीं है, मतलब इस अनुपात में नहीं है, तो वो क्या है फिर? फैट्स है, वसा है, ठीक है ना, मैंने विभिन्न मात्राओं में, डिफरेंट मात्राओं में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, ठीक, फिक्स रेशियो में नहीं, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। और सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना, जो व्यक्ति सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, वसा की कमी से क्या होता है? स्किन रूखा हो जाता है, ठीक ना, स्किन रूखी हो जाती है, वजन कम हो जाता है, ठीक। और इसका काम क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रदान करना, ये मैं बता ही चुका हूँ। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ठीक है, शरीर के अंगों को चोट से बचाना, ठीक, जिनमें फैट्स ज़्यादा होता है उनको सर्दी भी कम लगती है, ठीक ना। देखिए आगे कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि, एक मिनट, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा, फैट्स, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। अगर यहाँ पर देख लीजिए, 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए तो इससे कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। फैट से 9.3 किलो कैलोरी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पर, जैसे मैंने बोला है कि वहाँ पर 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति जो होती है कार्बोहाइड्रेट से होती है, मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हम ऊर्जा लेते हैं, ठीक ना, ऊर्जा स्टोर करते हैं। जबकि ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा, मतलब 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन दे देगा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा निश्चित रूप से वसा दे रहा है, ठीक है ना, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है। बट जो ऊर्जा का गेन करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का गेन, मतलब 50 से 60% हमारे शरीर की जो ऊर्जा की पूर्ति होती है वो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। वसा हम कम यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, पानी अगर पीते हैं तो कितनी कैलोरी मिलेगी आपको ऊर्जा? 0 कैलोरी, ठीक। अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कौन? वसा। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है किससे? विटामिन से। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, ये मैं बता चुका हूँ।
प्रोटीन की मात्रा बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने लिखा है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है, लगभग 42%, 40-42%, ठीक है ना। उसके बाद मूंगफली वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हैं। चावल गेहूं में कोई पूछे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है गेहूं से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठीक है, विटामिन की बात की जाए तो ये कोई भी ऊर्जा इससे नहीं प्राप्त होती है, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। हाँ, विटामिन के जो खोज करता है वो ध्यान में आप रख सकते हैं, फंक, ठीक। एक बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है ना, ए बी सी डी ई के। तो इसमें जो है ये बी सी जो है ना, ये वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक। तो किस में घुलनशील होगा, ये जल में। आपको कैसे ध्यान में रखना है कि ये वसा में घुलनशील नहीं है, मैंने उल्टा सोचना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप इसको रट जाते हैं तो फिर चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेरी बात ध्यान में रखेंगे ना कि उल्टा सोचना है यहाँ पर, तो आसानी से आप सही आंसर्स को टिक लगा पाएंगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, उल्टा ध्यान में रखना है कि बीसी जो है ना, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये जो बीसी है, बीसी, तो बीसी को ऐसे पढ़ लीजिए, बीसी को वसा, बीसी वसा, बीसी वसा, एक ही जैसा लग रहा है ना, बीसी वसा, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि बीसी वसा जैसा लग रहा है लेकिन वसा में घुलनशील नहीं है, उल्टा सोचना है आपको। बीसी वसा जैसा लग रहा है लेकिन वसा में घुलनशील नहीं है, किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक। हाँ, बीसी के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो सब वसा में घुलनशील हैं, मतलब ए डी ई के, ठीक है ना, ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये किस में घुलनशील है, वसा में। तो ध्यान रखिएगा, बीसी जल में घुलनशील है, ए डी ई के वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। चलिए कुछ विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन ए की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जितने भी रासायनिक नाम है। ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, रतौंधी, ठीक, आंख से संबंधित है ये, और जीरोफ्थैल्मिया। एक दो बातें ये ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से, ठीक। इसका जो प्रमुख स्रोत है, मुख्य स्रोत है वो गाजर है, ठीक। हरी सब्जियां, दूध, यकृत ये देख लीजिएगा, बट गाजर जरूर याद रखिएगा, गाजर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए विटामिन बी की बात की जाए, विटामिन बी बोले या फिर B1 कहीं कहीं पर, ठीक ना, तो B1 एक ही बात है। विटामिन बी की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना उनको मैंने इसमें कवर किया है, ठीक। अब B2 की बात किया जाए, B2, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस। विटामिन B3 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा, ठीक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम भी देख सकते हैं, पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक। और फॉलिक अम्ल की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, B9 है ये, B9। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, रक्त की कमी, रक्त क्षीणता या फिर वृद्धि जो होती है वो कुंठित हो जाती है। विटामिन B12, एक मिनट, विटामिन B12 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, ठीक है ना। इसमें ये याद रखिएगा, ये कोबा ये लिखा हुआ है ना, तो इससे ये ध्यान में रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, याद रखिएगा। इसकी कमी से क्या होता है, घातक रक्त क्षीणता, खतरनाक वाला रक्त की कमी, ठीक है ना। आगे बात की जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन सी की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जो स्रोत है ना वो कौन कौन से हैं, खट्टे फल, याद रखिएगा, खट्टे फल जिसमें ये आंवला हो गया या फिर नींबू वंश के जो भी फल है ना उनसे विटामिन सी की प्राप्ति होती है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। डी की बात की जाए तो कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम आप याद रखते जाइएगा, ठीक है, रासायनिक नाम सब में इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी बात की जाए, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, सूखा रोग, मतलब हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों में ये रोग होता है, ठीक। तो रिकेट्स की बात, हाँ ये रिकेट्स हो गया, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स अर्थात सूखा रोग। इसका जो स्रोत है ना वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, मछली का तेल या सूर्य प्रकाश, सनलाइट, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा विटामिन डी के लिए।
और विटामिन ई की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता। ठीक है, और इसके स्रोत की बात की जाए विटामिन ई की तो गेहूं अंकुर तेल। ठीक, व्हीट जम ऑयल। के की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मतलब क्या प्रॉब्लम आती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, हाँ, इसके जो स्रोत है ना उसमें अल्फाल्फा हो गया या फिर आंत की बैक्टीरिया हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको मैं देखिए ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँ जितना की ज़रूरत है, और उतना एक्सप्लेन कर दूंगा जितना से आपका काम चल जाएगा अभी। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप्स, देखिए ब्लड ग्रुप्स की बात की जाए, ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको विशेष रूप से जो ध्यान में रखना है वो ये कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, किसी भी ग्रुप वाले को, ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं। ठीक है ना, किसी को भी, और खुद वाले को तो दे ही देंगे। हाँ, ये तो हो गया कि सबको दे सकते हैं। ए बी की बात की जाए तो ये किसी से भी ले सकता है, किसी भी ग्रुप वाले से ये ब्लड ले सकता है ए बी। ठीक, मतलब ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी, और खुद वाले से तो ले ही लेगा। तो यही दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ए को दे सकता है, बी को दे सकता है। ठीक ना, चाहे बी से लेगा ए से लेगा, ये देने वाली बात आई। तो हाँ, ये अलग बात है कि ए बी किसी से भी ले सकता है, तो ए क्या करेगा, ए को तो दे ही सकता है, फिर ये ए बी को देगा, क्योंकि ए बी किसी से भी ले सकता है। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर दिखाया तो है कि ये जो ओ है ना वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, और खुद को तो दे ही देगा, खुद वाले ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, ए बी की बात की जाए तो ये किसी से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पाचन तंत्र की। देखिए ये फोटो बनाने की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ती, तो बस इसी में पाचन तंत्र में ही ये फोटो मैंने जीएस दृष्टि का अवघटना चक्र वाली जो बुक आती है ना उससे ये फ़ोटो लिया है मैंने। बाकी बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, इंपॉर्टेंट बातें, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ही है। ठीक है ना, तो पाचन तंत्र थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र तो ठीक है, आप जानते हैं, उसमें जो चीज़ें होती है वो हमें जानना है, देखना है तो देख लीजिए। विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ के सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में बदल जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो वो होता कैसे है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट। हाँ चलिए पूरा पिक्चर आ जाए। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर यहाँ ग्रंथि लिखा है ना मैं, ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जान लीजिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथि का काम क्या होता है ये जान लीजिए। ग्रंथि का काम होता है रस का स्त्रावण करना, रस निकालना। ठीक है ना, जूस। ठीक, और इस रस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन को पचाना। ठीक है ना, भोजन को पचाने में मदद कौन करता है, एंजाइम। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए जब भोजन कैसे जाता है, भोजन मुंह में जाएगा, मुंह से होते हुए ग्रास, ये जो ग्रास नली है इससे होते हुए छोटी आंत में जाएगा, सॉरी अमाशय में जाएगा, अमाशय में जाएगा, फिर अग्नाशय से होते हुए यहाँ पर मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी, फिर वो छोटी आंत में बड़ी आंत से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, बट कहाँ कहाँ पर कौन सी घटनाएं होती है, कहाँ कहाँ पर कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कहाँ पर कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मुंह में क्या है, जैसे भोजन यहाँ से गया तो भोजन के यहाँ, तो यहाँ तो भोजन तोड़ेंगे दांत से चबाकर, लेकिन और भी उसको आगे तोड़ने की जरूरत पड़ती है, मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद कौन करता है, तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये है टॉयलिन एंजाइम। ठीक है, टॉयलिन एंजाइम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉयलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, मुंह में, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये स्टार्च का पाचन करता है, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि टॉयलिन एंजाइम जो होता है वो कहाँ होता है, मुंह में होता है। ठीक है ना, फिर ये देखिए ये यहाँ भोजन आया ऐसे, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आते जाइए। तो ये आ गया अपना, ये अमाशय है। अमाशय की जो दीवारें होती हैं वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें
निकलती हैं, मतलब स्रावित होती हैं। देखिए HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, ठीक। रेनिन एंजाइम रिलीज होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई पूछे कि HCl कहाँ पर रिलीज होता है, तो अमाशय में। फिलहाल तो मैं यही बोलूँगा कि नाम ध्यान में रखिए, लेकिन इसके बारे में, पेप्सिन के बारे में आप जान सकते हैं। पेप्सिन का जो काम है वो प्रोटीन का पाचन करना है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भोजन आया है, भोजन जो भी आया है वहाँ से, मुख से, ग्रास नली से होते हुए, उसका यहाँ पर पाचन होता है, और पाचन होता है। फिर धीरे धीरे, मतलब जो टुकड़ों में टूटा हुआ होता है ना, उसको और महीन टुकड़ों में तोड़ने की यहाँ पर प्रक्रिया चलती है, ठीक। आगे जाएगा तो और, मतलब ऐसे इतने महीन टुकड़ों में टूट जाता है जिससे कि बॉडी जो है ना, मतलब जो यहाँ पर ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आसानी से जो पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर सके, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो वही देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर हाँ, ये बता दिया मैंने, HCl, पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन। तो HCl का भी काम वही है, एसिडिक होता है, ये भोजन को और तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में। रेनिन जो होता है वो दूध के पाचन में सहायक होता है, ये ध्यान रख सकते हैं, एक फैक्ट हो गया ये, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये बता दिया है। चलिए आगे बात की जाए, तो अमाशय का काम हो गया। फिर यहाँ आइए, इधर बात कर लेते हैं यकृत की। यहाँ पर यकृत है, ठीक है ना। अमाशय से भोजन इधर आएगा, फिर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ये यकृत की बात की जाए तो देखिए, यकृत से क्या होता है, पित्त का उत्पादन होता है, पित्त का उत्पादन होता है, ठीक। यूरिया का निर्माण होता है यहाँ पर यकृत में, ठीक। और खाने में जो जीवाणु होते हैं ना, उनको भी ये नाश करने का काम कौन करता है, यकृत। ये ध्यान रखिएगा इन बातों को। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना, मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है शरीर की, वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ही है सबसे बड़ी ग्रंथि। हाँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। आगे भी मैंने बताया है इसी वीडियो में, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में होता है, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो यकृत से पित्त का उत्पादन होता है, यूरिया का निर्माण होता है, और खाने के जीवाणु का ये नाश करता है। तो ये जो पित्त का उत्पादन हो रहा है ना, तो ये पित्त जो होता है ये कहाँ पर स्टोर होता है, इसका भंडारण कहाँ पर होता है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, इसका नाम है पित्ताशय, ठीक है ना। तो पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक। तो वो पित्त आगे, जैसे ये भोजन आया है ना, तो और ये पित्त इधर से आएगा, ठीक। और अग्नाशय से भी कुछ रस निकल रहे हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक, ये सब। तो ये रस और ये पित्त जो है, ये यहाँ से पित्त जो निकला हुआ है पित्ताशय से, ये सब मिलकर यहाँ पर, फिर यहाँ पर पाचन होता है भोजन का, ठीक है ना। आगे जो भोजन ये अमाशय से आया हुआ था उसका पाचन होता है, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है, ठीक। मैं आगे बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। वो हो चुका है ना, अग्नाशय को देख लीजिए। अग्नाशय में बस इतना ही ध्यान में रखिए कि यहाँ से अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, यहाँ से ट्रिप्सिन एंजाइम। नाम खाली ध्यान में रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो प्रोटीन का पाचन हुआ था ना, प्रोटीन से पेप्टॉन्स बना था, फिर पेप्टॉन से वो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। हर प्रोसेस में क्या हो रहा है, भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, और छोटे छोटे, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, क्या बता रहा था, तो बड़ी सॉरी, अग्नाशय का काम हो गया। अब आ जाइए, ये भोजन किस में आएगा, छोटी आंत में आएगा। ये भोजन यहाँ से छोटी आंत में आएगा, पीछे से कनेक्ट हुआ, मतलब कनेक्शन है इसका, छोटी आंत में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिख नहीं रहा है फोटो में, छोटी आंत में आ जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा देर तक खाना जो रहता है ना, वो यहीं पर रहता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा देर तक खाना कहाँ पर रहता है, भोजन कहाँ पर रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नहीं लिखा हुआ था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक। हाँ, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का, मतलब बचे हुए जो पोषक पदार्थ है ना, जितने भी पोषक पदार्थ, उनका अवशोषण हो जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में। लेकिन बड़ी आंत में क्या हो जाता है, देखिए ये छोटी आंत से, मैं दिखा देता हूँ मिटाकर, छोटी आंत से ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से फिर ये होते हुए बड़ी आंत में, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत से, बड़ी आंत में जैसे भोजन होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, गुदा से। समझ में आ रहा होगा। तो बड़ी आंत में जो अवशोषण होता है, याद रखिएगा किसका अवशोषण होता है, जल का। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो चलिए, पाचन तंत्र में इन्हीं सारी बातों को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान में रख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भी नहीं, ठीक है ना। जिनको हाईलाइट किया है ना, उन पर बस आप फोकस कर दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, अब उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम।
उत्सर्जन तंत्र का काम क्या होता है? शरीर से जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ है ना, जिनका अब कोई काम नहीं है, ठीक, उनको क्या कर देना? बाहर निकाल देना। उत्सर्जन तंत्र का काम है शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है ना। जैसे यूरिया को बाहर निकाल देना, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हो गए, ठीक। हाँ, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में जानना है, जैसे किडनी, ठीक, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, एक एक करके हम इनको देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। वृक्क की बात की जाए, किडनी की बात की जाए, तो इसकी जो वर्किंग यूनिट होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, ये याद रख लीजिए, नेफ्रॉन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, और भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है वृक्क का, वो देखिए। इसका काम होता है रक्त का शुद्धिकरण, और रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। आखिर शुद्धिकरण करता है कैसे है? देखिए, रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में? हाँ, यूरिन की बात आई है तो थोड़ा सा यूरिन के बारे में जान लीजिए। यूरिन की बात की जाए तो इसकी पीएच वैल्यू याद रख लीजिए, बीपीएससी पीएच वैल्यू बहुत पूछते रहती है, ठीक ना। तो केमिस्ट्री में हम पीएच वैल्यू देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पीएच वैल्यू 6 होती है, यहाँ पर ध्यान रख लीजिए यूरिन की। हाँ, इसका जो हल्का पीला रंग होता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम, या से येलो याद रख सकते हैं, जैसे भी मन करे वैसे ध्यान रख लीजिए, या फिर याद कर लीजिए, यूरोक्रोम की वजह से, ठीक। हाँ, यूरिन में 95% पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है, लवण, यूरिक अम्ल, ये सब होते हैं, ठीक है ना, यूरिन में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक किडनी में ही पथरी कहाँ पर बनती है? किडनी में ही पथरी बनती है, और पथरी का नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये जो नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। चलिए, किडनी की बात हो गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर त्वचा को, ऊपर त्वचा को देख लेते हैं, ठीक। त्वचा में बात की जाए तो त्वचा में एक जो ग्रंथि होती है, स्वेद, या उसी को पसीना ग्रंथि बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड, ठीक। तो ये क्या करता है? ये पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, ठीक है ना, पसीने के रूप में, ठीक है। फेफड़ा की बात की जाए, ठीक, इसका काम क्या है? फेफड़े का बारे में मैंने पहले बता दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी आप जान लीजिए कि फेफड़े का काम क्या है। फेफड़े का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन, मतलब हम यहाँ पर उत्सर्जन ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये किसका उत्सर्जन करता है? फेफड़ा, CO2 का, बस इतना ध्यान में रखिए। हाँ, लीवर की बात करते हैं, यकृत की बात की जाए तो इसका काम क्या है? हानिकारक पदार्थ, ठीक है ना, उनको यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की मदद से बाहर निकाल देना, ठीक है ना। बता दिया ना कि हानिकारक पदार्थ को, मतलब हानिकारक पदार्थ मतलब क्या है? अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन, ठीक, इनको किस में बदल देता है? यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदल के किडनी की मदद से बाहर निकाल देता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। हाँ, ग्रंथियों की बात थोड़ी सी कर ली जाए तो ये, चलिए, ये सारी बातें थी किसकी? उत्सर्जी अंग की। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हमने इनमें देख ली, ठीक। जिनको हाईलाइट किया है उस पर फोकस कीजिएगा और रीडिंग लगा लीजिए, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, और जिस पर हाईलाइट किया है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ग्रंथि के बारे में आपको बता दिया है कि इससे रस निकलता है, ठीक है, उसमें रस से एंजाइम निकलता है, ठीक, वो हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो वहाँ यहाँ पर मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि क्या निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे ग्रंथियाँ, हाँ, ग्रंथियों के बारे में बता दिया कि शरीर के वे पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, ठीक है ना। तो एंजाइम का स्त्रावण करता है, जो एंजाइम रिलीज करता है, उसको बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है ना, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। और जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक। तो बाह्य स्रावी तो देख ही लिए हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जो हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करते हैं, जैसे अग्नाशय, ठीक। हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करने वाले को कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि, जैसे अग्नाशय। देखिए यहाँ पर अग्नाशय मैंने दिखाया था ना, यहाँ पर एक बात बतानी थी, ये देखिए, एक मिनट। अग्नाशय में क्या हो रहा है? ये एंजाइम रिलीज हो रहा है यहाँ पर, कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। लेकिन अग्नाशय से हार्मोन भी रिलीज होता है, वो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, यहाँ पर बता देना चाहिए था मुझे पहले ही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अग्नाशय में एक बीटा कोशिका होती है जो इंसुलिन नामक
हार्मोन को निकालती है, ठीक है ना। इंसुलिन नामक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज, ठीक है ना, शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अब अपन चलते हैं वहाँ पर। तो ये देख चुके हैं, एक मिनट, तो ये देख चुके हैं कि जो ग्रंथि एंजाइम रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, और जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक। और जो दोनों रिलीज करते हैं उसको मिश्रित ग्रंथि। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स मतलब पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पीयूष ग्रंथि की बात की जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये मस्तिष्क में होती है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। और ये जो होता है ना, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लिवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसका अन्य नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। इससे किस हार्मोन का स्त्रावण होता है, एसटीएच हार्मोन, और इसी को क्या बोलते हैं, वृद्धि या ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीएच हार्मोन, वृद्धि या ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये मैं बता चुका हूं। चलिए आगे बात कीजिए। आगे बात करें, एक मिनट रुक जाइएगा। थायराइड ग्रंथि की बात कीजिए, तो थायराइड ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इसमें कौन सा हार्मोन होता है थायराइड में, टीएसएच हार्मोन, जो किस हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ एसटीएच है, इसके बाद टी है, एसटी, ठीक है ना, इसके बाद टी बढ़ रहा है, बढ़ने से एस, फिर एबीसीडी में अल्फ़ाबेट्स में आता है ना, एस फिर टी, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसका नाम वृद्धि हार्मोन है। वैसे इसको याद रख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसमें और इसमें। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, टीएसएच और एसटीएच, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। हाँ, कौन सा हार्मोन यहाँ पर स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, थायरॉक्सिन, ठीक। थायरॉक्सिन में किसकी अधिकता होती है, आयोडीन की, ठीक है, आयोडीन की अधिकता होती है। और एक बात और जान लीजिए कि इसको जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, इसको पेस मेकर बोलते हैं, किसको, अंतःस्रावी सिस्टम को, अंतःस्रावी जो सिस्टम है ना उसका पेस मेकर बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर बोलते हैं किसको, थायरॉक्सिन हार्मोन को। इसका काम क्या है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करना, ठीक है ना, वाटर बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है। हाँ, इसकी बात कर ली जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी का मतलब क्या हुआ, आयोडीन की कमी, ठीक। तो आयोडीन की कमी से आप जानते ही हैं कि घेंघा रोग होता है, और आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की अधिकता किस में होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन में, ठीक है। चलिए पैराथायराइड ग्रंथि की बात कर ली जाए, तो देखिए पैराथायराइड ग्रंथि की बात की जाए तो ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है, चलिए ये तो ठीक है। हाँ, इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ से पैराथायराइड ग्रंथि से, उनका नाम देख लीजिए क्या है। एक तो है पैराथायराइड हार्मोन, ये कब रिलीज होता है, जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, किस में, ब्लड में, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, ठीक। और एक हार्मोन निकलता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, कब निकलता है, जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाए। कुल मिलाकर पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, इनका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करना, नियंत्रित करना, ठीक है ना। हाँ, इन हार्मोन्स के अनबैलेंस्ड हो जाने से, अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए, जो पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाए, तो उनके अनबैलेंस्ड हो जाने से पथरी जैसी बीमारी होती है, ठीक। और पथरी बनता किस में है, मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और उसका रासायनिक नाम क्या है ये भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में एक और बात ध्यान में रख लीजिए, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, ठीक, लिवर। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो वो है थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो है यकृत, और सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो वो है पीयूष ग्रंथि। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है।
और इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटा बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका पासवर्ड मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जहाँ तक हो गया था काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस उसमें एक ये बच गया था कोशिका। हालांकि ये स्टार्टिंग में ही बता देना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है तो इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कोशिका की। कोशिका की बात की जाए तो आपको पता ही है कि ये कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक। ठीक ना। हाँ, कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? श्लाइडेन तथा श्वान। ठीक, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। कोशिका के भाग जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट जो भाग है उनको देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कोशिका के प्रकार की बात की जाए तो ये ना भी देखेंगे तो चलेगा, बट देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि कोशिकांग अर्थात कोशिका का भाग नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल है। ठीक है ना। और लेकिन यूकैरियोटिक की बात की जाए, यही हमें देखना है, यही पढ़ना है, यूकैरियोटिक। ठीक, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे यूकैरियोटिक में क्या कहा जाएंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक ना। चलिए कोशिकांग देखते हैं। कोशिका के जो भाग हैं अर्थात कोशिकांग, यूकैरियोटिक के जो भाग हैं वो देख लेते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग की बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, एक एक करके देख लेते हैं। कोशिका के जो प्रमुख भाग हैं वो क्या क्या है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रक है। ठीक है ना। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक एक करके देख लेते हैं। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये कोशिका भित्ति है और लवक है, ये केवल पादप में पाए जाते हैं अर्थात पेड़ पौधे में। ठीक, लवक तो चलिए फिर भी आप समझ जाएंगे। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता होगा ना, भित्ति, तो भित्ति को भित्ति पत्ती, पत्ती भित्ति ऐसे कर लीजिए। मतलब कोशिका भित्ति को भित्ति पत्ती एक जैसा सुनने में लग रहा है ना, तो उससे आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि केवल पादप में ये पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और लवक। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान रखने वाली वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसको जो कोशिका है ना उसका शक्ति गृह बोला जाता है अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, और इसके जो खोज करते हैं वो देख सकते हैं आप, बट ये जो हाईलाइट किया है मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर विशेष फोकस करिएगा। ठीक, बाकी चीज़ों को बस रीडिंग लगा लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। ठीक ना। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसको कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। ठीक, इसके खोजकर्ता आपने देख ही लिया, और ये कोशिकीय श्वसन में भी सहायक है। ठीक, गोल्जी काय की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता नाम में ही दिख रहा है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता है? गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक। ठीक, और इसकी बात की जाए अंतः प्रद्रव्य जालिका की, तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं। कोशिका का जो कोशिका को जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है वो कौन करता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक, राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम जो है ना, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लाइसोसोम की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता डी डुवे हैं। ठीक, लाइसोसोम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइड बैग। ठीक, आत्मघाती थैली। ठीक, केंद्रक देख सकते हैं, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। चलिए लवक, हाँ लवक हमने यहाँ देखा था ना, लवक को अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, 1 मिनट। लवक के प्रकार देख लेते हैं। लवक के प्रकार में देखिए अवर्णी लवक हैं, वर्णी लवक हैं, हरित लवक हैं। ठीक, और इसमें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है सब। अवर्णी, वर्ण मतलब रंग, कलर, अवर्णी मतलब जो रंगहीन हो, अवर्णी लवक। ठीक, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से जो वंचित भाग होता है ना, वहाँ पर ये कोशिकांग पाया जाता है, कोशिका का भाग ये पाया जाता है। कौन सा? लवक। ठीक, लवक ये रंगहीन होता है, बता ही चुका हूँ। ठीक, सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पाएगा? देखिए इसकी अवस्थिति कहाँ होती है? जड़ एवं भूमिगत तनों में। ठीक है ना, भूमि के अंदर जो तना होता है। ठीक, वर्णी लवक की बात की जाए अर्थात क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो वर्णी मतलब नाम से ही दिख रहा है, वर्णी मतलब ये रंगीन लवक होते हैं। ठीक, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पुष्प में मतलब फूल में, फल भित्ति में, भित्ति मतलब जो फल के ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक, बीज आदि में। ठीक है ना।
तो ये बस रीडिंग लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। हरित लवक की बात की जाए, ठीक, तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पर्ण हरित में, अर्थात क्लोरोफिल में। इसको अभी हम देखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण है ना वहाँ पर इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसकी अवस्थिति पत्तियों में होती है, ठीक है, आगे देखने वाले हैं, ये देखने से भी पता चल रहा है आपको, ठीक। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, ये क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, प्रमुख तत्व, वो मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg, ठीक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, कुछ उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल्स, ठीक। टमाटर का जो लाल रंग होता है, ठीक, वर्णी लवक देख लिए ना हम, और इस उसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। गाजर का जो रंग होता है, ठीक, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। कैरेट से याद रख लेंगे, गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं, कैरेट से कैरोटीन याद रख लीजिएगा। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक, मतलब पीलापन जिसमें होता है ना वो कैरोटीन की वजह से होता है। चुकंदर की बात की जाए तो चुकंदर का जो रंग होता है वो विटामिन की वजह से होता है, ठीक। अब इतना देखा है तो कुछ एक बातें और देख लेते हैं, कुछ एक फैक्ट्स। जैसे प्याज का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन की वजह से, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन की वजह से, और मिर्च में जो तीखापन होता है ना वो होता है कैप्सेसिन की वजह से, ठीक। तो मिर्च तो कैप्सिकम से याद रख ही सकते हैं। और बात की जाए खीरा में कड़वाहट की, तो वो किसकी वजह से होता है? कुकर बीटा सीन की वजह से, कुकर बीटा सीन की वजह से। देखिए, सेब का जो लाल रंग होता है और गाजर का लाल रंग होता है, मतलब गाजर भी तो आते हैं ना लाल वाले, और ऊपर जो हमने देखा है वो पीला वाला गाजर है। तो गाजर का जो लाल रंग है और सेब का लाल रंग, ये किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक। और दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन की वजह से होता है, ठीक। और दूध में जो पीलापन होता है, देखिए जहाँ पर थोड़ा सा पीलापन आया, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कैसीन, ठीक। इसको बताइए कौन सा एंजाइम है कैसीन को पचाता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसीन को कौन एंजाइम पचाता है, उस एंजाइम का नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, पादप उत्तक को और पादप हार्मोन्स को। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण देखेंगे, ठीक। पादप उत्तक में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट उत्तक हैं। देखिए, सारे टाइप्स नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, सरल उत्तक। सरल उत्तक वो होते हैं सिंपल टिश्यू जो भोजन का निर्माण करते हैं और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों को, ठीक। चलिए, ये तो खाली रीडिंग लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, उसको हाईलाइट कर ही दिया है। जटिल उत्तक की बात की जाए ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, तो इसका काम क्या होता है? जल एवं भोजन को अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। भोजन निर्माण तो सरल उत्तक ने कर दिया, ठीक। सरल उत्तक ने क्या कर दिया? भोजन का निर्माण कर दिया। और जटिल उत्तक का जो काम है वो क्या है? भोजन को अलग अलग पेड़ पौधे के, मतलब पादपों के अंगों में पहुंचाना, अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। हाँ, तो जल और भोजन को पहुंचाया कैसे जाता है? देखिए, जटिल उत्तक के हैं ये टाइप्स हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ठीक है ना। तो जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है, देखिए जाइलम में ये ज और ल को पकड़ लीजिए, जाइलम, ई हटाकर जल, ठीक। तो जाइलम का काम है जल तथा खनिज लवण को पादप के अंगों तक पहुंचाना, सभी अंगों तक पहुंचाना, ठीक है ना। और फ्लोएम का काम है बाकी जो बच गया भोजन अर्थात पोषक पदार्थ जो भी हैं उसको पादप के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम जल तथा खनिज लवण को पहुंचाता है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि पौधों की जो आयु का पता लगाया जाता है वो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर, एनुअल रिंग्स को गिनकर पता लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, पादप हार्मोन्स में खाली नाम ध्यान में रख लीजिए, जैसे कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ठीक, साइटोकाइनिन, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, चाहे पादप हार्मोन है, ठीक, ठीक ना। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा इन बातों को, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। हाँ, ये वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है, वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, वो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ठीक है ना। चलिए आगे बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो ये वाली पिक मैंने जीएस दृष्टि की जो घटना चक्र वाली बुक है ना उससे मैंने ये पिक ली है टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना, टाइम की कमी है इस वजह से, ठीक। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट्स एवं ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, ठीक। जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक, एक मिनट,
पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, अवशोषित करता है। तो उसमें ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो अवशोषित करता है वो किस रंग को अवशोषित करता है? लाल रंग को। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लाल रंग को, उसके बाद नीला को, उसके बाद बैंगनी को, इधर बैंगनी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट्स एवं ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। मतलब पत्तियों में, पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना, उसकी उपस्थिति में, और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर कहाँ से? भूमिगत जल जो है, ये वाटर देख रहे हैं ना, ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, जल, वाटर, ठीक, ये दोनों रिएक्ट करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। भोजन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप ही है, ठीक। और ये वाटर हो गया, और ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से उत्पादित हो रहा है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑक्सीजन जो निकलता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक। असली प्रोडक्ट तो ये सब है, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ऑक्सीजन जो निकलता है वो बाई प्रोडक्ट अर्थात उप उत्पाद के रूप में निकलता है, ठीक। और ये वाला जो ऑक्सीजन आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? ये मत सोचिएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये वाटर वाला ऑक्सीजन है, पानी वाला, जल वाला, जल से ये ऑक्सीजन निकलता है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला नीचे लिखा है मैंने, जिसमें यहाँ mg दिख रहा है, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो इसमें प्रमुख तत्व होता है एक, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें बस इतनी ही बातें थी, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख रोगों की, ठीक ना। प्रमुख रोग, सबसे पहले बात करते हैं मानव रोग की, मानव में होने वाले रोग, ठीक है। मानव रोग में सबसे पहले देखते हैं विषाणु से फैलने वाले रोग, जो विषाणु से रोग होते हैं अर्थात वायरस से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे चेचक, कंठमाला रोग, ठीक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, रेबीज, जापानी इंसेफेलाइटिस, एड्स, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो विषाणु से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, ठीक, या जीवाणु जनित रोग है, या फिर विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूरी बातें हैं। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बस ऐसे ही देख लीजिए, रीडिंग मार दीजिए, ठीक है ना। बाकी टाइम हो तो ये सब पढ़ते रहिए, ठीक। अभी जो हाईलाइट किया है उस पर फोकस रखिए एग्जाम को पास में देखते हुए। तो चेचक की बात की जाए तो चेचक जो फैलता है ये किस विषाणु की वजह से? वेरियोला, ठीक है ना, वेरियोला, ठीक। कंठमाला की बात की जाए तो ठीक है, विषाणु की वजह से होता है। वायरस की बात की जाए तो ये मम्स वायरस इसका कारक है, ठीक। और इससे प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग मैंने जो लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, ठीक। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो कंठमाला रोग की बात की जाए तो इससे जो प्रभावित अंग है वो क्या है? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक। पोलियो की बात की जाए तो बस इतना ध्यान रखिए कि पोलियो जो होता है ना वो वायरस की वजह से होता है, ठीक। हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो इसमें जो प्रभावित अंग है ना वो जरूर ध्यान में रखिएगा, लीवर इससे प्रभावित होता है, लीवर, ठीक। और वायरस तो पढ़ लीजिए आप, हेपाडीएनए वायरस परिवार, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, हेपेटाइटिस बी, लीवर। डेंगू की बात की जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर, हड्डी तोड़ ज्वर, ठीक है ना, ठीक है। वायरस तो क्या याद रखेंगे, नाम में ही दिख रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके जो वाहक हैं, मतलब इस रोग को फैलाते कौन है, तो वो हैं एडिज इजिप्टी मच्छर। ये नाम जरूर याद रखिएगा, एडिज इजिप्टी मच्छर, ठीक है। रेबीज की बात की जाए तो रेबीज का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, अर्थात पानी से डरना, पानी को देखकर डरना, ठीक है ना। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान में रखिए कि रेबीज का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया है, और रेबीज का जो कारक है, रेबीज बीमारी का जो कारक है वो है विषाणु अर्थात वायरस, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस की बात की जाए, ठीक, तो इसके जो रोग वाहक हैं, विषाणु इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसके जो रोग वाहक है, जो रोग को फैलाते हैं वो कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है ना, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक। हाँ, इससे जो प्रभावित अंग है वो कौन सा अंग है? मस्तिष्क, दिमाग, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। एड्स की बात की जाए तो यह भी विषाणु से होता है, वायरस से, ठीक।
नाम है HIV विषाणु, विषाणु का नाम सॉरी वायरस का नाम, हाँ वही विषाणु का नाम क्या है HIV। ठीक, इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, ठीक ना। और इसकी बात की जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही कि ये वायरस से होता है और एड्स का जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है, एलिसा टेस्ट। ठीक, तो ये ऐसे ध्यान में जरूर रखिएगा कि विषाणु जनित रोग ये हैं। अब बाकी जिनको हाईलाइट किया है कि इसके लिए जो इसके जो कारक हैं वो वेरिएला वायरस है, हेपेटाइटिस बी के प्रभावित अंग लीवर है, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित अंग लीवर होता है, ठीक है ना। डेंगू का जो वाहक है एडिस एजिप्टी मच्छर है। ठीक, जो हाईलाइट किया उस पर फोकस कीजिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये पूरा कि विषाणु जनित रोग हैं ये सारे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। अब आते हैं जीवाणु जनित पर। जीवाणुओं की बात की जाए तो सबसे पहले रोग देख लीजिए। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? 6 रोग हैं, मतलब टीबी है, प्लेग है, भोजन विषाक्तता है, हैजा है, डिप्थीरिया है, ठीक, काली खांसी है जिसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, निमोनिया है, टाइफाइड है, टिटनस है। ठीक है, देखिए एक एक करके देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे क्षय रोग की बात की जाए तो इसके जो कारक हैं, मतलब जीवाणु की बात की जाए तो वो है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो बस पढ़ लीजिए। इससे जो प्रभावित अंग है क्षय रोग से वो कौन सा अंग है? फेफड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीबी से प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा, ठीक है ना। प्लेग की बात की जाए तो इसमें बस ये ध्यान में रखिएगा, इसका जो वाहक है ना, जैसे कैसे इसमें वाहक है एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू में, ठीक है, जैसे यहाँ पर है जापानी इंसेफेलाइटिस में क्यूलेक्स मच्छर, वैसे ही यहाँ पर वाहक है पिस्सू, ठीक है ना। वायरस सॉरी जीवाणु ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, बस रीडिंग लगा लीजिए। प्लेग का हो गया ये, ठीक है ना। इससे जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथि, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। हाँ, भोजन विषाक्तता की बात की जाए अर्थात फूड पॉइजनिंग की, ठीक, तो इसका कारक कौन सा है जीवाणु है? साल्मोनेला वैसिली, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। हैजा की बात की जाए तो इससे जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है? आंत। आंत प्रभावित होता है हैजा से, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। और डिप्थीरिया की बात की जाए, इसका अन्य नाम है गला घोंटू रोग, ठीक है ना। डिप्थीरिया की बात की जाए तो इससे जो प्रभावित होती है, प्रभावित अंग जो है वो है श्वास नली, ठीक है ना, श्वास की नली, ठीक, ये सब पढ़ लीजिएगा। आगे बात की जाए बायोलॉजी का जो PDF है उसका पासवर्ड पिछला वाला 1010 था, इसका है 2020, ठीक है ना, 2020। चलिए आगे बात करते हैं काली खांसी की। काली खांसी की बात की जाए तो इसी को कुकुर खांसी बोलते हैं, ठीक, जीवाणु पढ़ सकते हैं ये, ठीक, हीमोफिलिस परट्यूसिस, ठीक ना। आगे बात की जाए निमोनिया की। निमोनिया से जो प्रभावित अंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, फेफड़ा, ठीक है, ठीक है ना। आगे बात की जाए ये पढ़ लीजिएगा, निमोनिया है ना, हाँ, ये पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करते रहिए। टाइफाइड की बात की जाए तो इसका अन्य नाम है आंत्र ज्वर। इससे नाम से ही पता चल जा रहा है इससे प्रभावित अंग कौन सा हो सकता है? आंत्र ज्वर है, मतलब आंत प्रभावित होता है, ठीक है ना, प्रभावित अंग आंत होता है, ठीक। और इसके जो कारक हैं वो हैं साल्मोनेला टाइफी, तो ये नाम में ही दिख रहा है, वैसे ही याद रह जाएगा ये, ठीक है ना। टेटनस की बात की जाए तो इसी का अन्य नाम है धनुष टंकार या लॉक जॉ, ठीक। इससे जो प्रभावित अंग है वो याद रखिएगा, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। और ये जो जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो आप टिटेनस को बस अन्य नाम याद रखिएगा, धनुष टंकार, लॉक जॉ, ठीक, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। हाँ, कुष्ठ रोग जो है वो भी जीवाणु जनित रोग ही है। तो इसमें जो देखिए हाईलाइट किया है वो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सब रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक। ये विषाणु जनित है, ये जीवाणु जनित है, ठीक है ना। हाँ, जिसको हाईलाइट किया है उस पर मेन फोकस रखिएगा, बाकी रीडिंग मार दीजिएगा। चलिए, विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोग हमने देख लिया। अब बात करते हैं कवक जनित रोग। तो इसमें नाम याद रखिएगा, कवक जनित रोग में ये है एथलीट फुट रोग, ठीक है ना, एथलीट फुट, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एथलीट फुट किस टाइप का रोग है, मतलब कवक जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, ठीक। तो याद रखिएगा कवक जनित है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि विषाणु जीवाणु में जो भी रोग है ना, रोग का नाम पहले जरूर याद रख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं अर्गटात्य, ठीक है ना, ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्गटात्य। आगे बात की जाए ये त्वचा का प्रदाह, ठीक, डर्मेटाइटिस, ये भी कवक जनित रोग है। गंजापन कवक जनित रोग है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है ना, एफ्लाटॉक्सिन विष, ठीक,
ये कवक जनित रोग है और इससे प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है? यकृत है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। हाँ, पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बीपीएससी में पूछे हुए हैं, मैं बोलना भूल गया, ठीक है ना। एस्परजिलोसिस की बात की जाए तो इससे प्रभावित अंग जो है वो फेफड़े हैं। ब्लैक फंगस की बात की जाए तो प्रभावित अंग साइनस, फेफड़े, मस्तिष्क हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रमुख रूप से इसमें नाम याद रखिएगा, कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? एथलीट फुट है, अर्गटाप्य है, त्वचा का प्रदाह है, गंजापन है, एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है ना, एस्परजिलोसिस है, ठीक, ये सब ब्लैक फंगस, ठीक, नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य रोग की बात कर लीजिए। अन्य रोग मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक के अलावा जो रोग हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं जो बात करें तो वो है कालाजार है, ठीक। इसके रोगवाहक कौन से हैं? रोगवाहक बालू मक्खी, ठीक, बालू मक्खी। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा व संपूर्ण शरीर, ठीक है ना। नाम ध्यान रखिएगा, कालाजार प्रोटोजोआ की वजह से, मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग है। निद्रा रोग की बात की जाए तो ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि रोगवाहक क्या है? इसके रोगवाहक सीसी मक्खी, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये प्रोटोजोआ का नाम भी ध्यान में रख सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है ना, ट्रिपैनोसोमा, ठीक। मलेरिया की बात की जाए तो ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो प्लीहा है, स्प्लीन है, ठीक। बताइएगा कि प्लीहा को किसका कब्रिस्तान बोला जाता है? ठीक, इससे प्रभावित अंग कौन सा है? आरबीसी तथा प्लीहा। तो प्लीहा को किसका कब्रिस्तान बोला जाता है? देखिए मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, इसी में आंसर छुपा हुआ है, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक, उसका नाम क्या है? प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। रोगवाहक की बात की जाए तो रोगवाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। मलेरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। फाइलेरिया की बात की जाए तो इसी को जो बोलते हैं हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक, इसका अन्य नाम है हाथी पाँव। इससे प्रभावित जो अंग होता है लिम्फ ग्रंथियां, और रोगवाहक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है ना। कुछ प्रमुख हीनताजन्य रोग देख लेते हैं। हीनताजन्य मतलब कमी की वजह से, हीनता मतलब कमी, जैसे खनिज, विटामिन तथा आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उससे उत्पन्न रोग जो है, ठीक, उसको हीनताजन्य रोग बोलते हैं। जैसे इटाई की बात की जाए, ठीक, इसमें क्या होता है? कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाने से इटाई रोग होता है, ठीक। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात की जाए तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना, अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक। एनीमिया की बात की जाए, एनीमिया, ठीक, रक्त क्षीणता, तो लोहे की कमी की वजह से, ठीक है ना, आयरन की कमी की वजह से। मधुमेह की बात की जाए तो इंसुलिन की कमी की वजह से, इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज अर्थात शुगर का रोग होता है, ठीक है ना। मीना माटा रोग की बात की जाए तो ये पारा से उत्पन्न विषाक्तता की वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीना माटा पारा, ध्यान रखिएगा, मीना माटा की बात जब आएगी ना, पारा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी देख लीजिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हालांकि ये फिजिक्स में मिलेगा। मायोपिया की बात की जाए तो इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, अर्थात इसमें दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है ना, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक, मायोपिया, ठीक। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए तो इसका अन्य नाम क्या है? दूर दृष्टि, ठीक, इसमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस, ठीक। हाँ, ये इस साइड में लिखा है, इसको देख सकते हैं, पीलिया को पांडु रोग बोलते हैं, ठीक है ना। इससे प्रभावित अंग जो है वो लीवर है, ठीक। अब फसल वाले रोग को देख लेते हैं, फसल रोग को। उसके पहले एक बात बता दूं, ये बायोलॉजी का जो नोट्स है ना, ये वैसे 6-7 पेज में ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन बीच बीच में 1-2 पेजेज लगा दिए हैं बुक के समझाने के लिए, फ़ोटो की वजह से। तो जैसे मान लीजिए एक पेज है, उसमें छोटी सी फ़ोटो है, ठीक, तो छोटी सी फ़ोटो की वजह से वो पेज लगाया है, तो उस वजह से क्या हुआ है कि वो एक पेज काउंट हो गया है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि पेजेज ज़्यादा हो गए हैं, ठीक ना, देखा जाए तो 7-8 पेजेज ही हैं मुश्किल से, ठीक। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें फसल रोग की, तो धान में खैरा रोग की बात की जाए तो ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, धान में खैरा रोग कहाँ होता है? धान में। और ये किसकी कमी की वजह से होता है? जिंक। मक्का में सफ़ेद कली, ठीक है ना, सफ़ेद कली रोग, ठीक, ये किसकी वजह से होता है? जिंक। लिटिल लीफ की प्रॉब्लम किससे होती है? जिंक की कमी के वजह से,
ठीक, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी से, बी बोरॉन, ठीक है ना, बोरॉन। ठीक, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरॉन की कमी से। ठीक, नींबू में डाइबेक रोग कॉपर की कमी से। ठीक, और आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से। ठीक, थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए कि गेहूं में ये रोग होते हैं। कौन सा रोग है ये? काला कीट है, श्लथ कंड है अर्थात स्मट, करनाल वंट है ये, ठीक है ना, ये गेहूं में ये सब रोग होते हैं। ठीक, कुछ नोट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार फिश, ठीक है ना, ऑप्शन में बार बार ये मिलता है स्टार फिश। ठीक, ध्यान ये रखना है कि नाम में भले फिश दिख रहा है इन सब के, लेकिन ये मछली नहीं है, फिश नहीं है, यही ध्यान रखना है इसमें। ठीक, इसकी बात कर लीजिए, समुद्री घोड़ा। ठीक, ये नाम में नहीं दिख रहा है कि ये मछली है, बट ये मछली है, ये ध्यान में रखना है। ब्लू व्हेल की बात की जाए, ब्लू व्हेल की बात की जाए तो ये पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है, और स्पर्म व्हेल की बात की जाए तो ये विशालतम दांत वाली व्हेल है। ठीक, बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बस एक रीडिंग मार लीजिए। जैसे घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है, गीला मॉन्स्टर, ठीक है, और बाकी ये सब नाम पढ़ सकते हैं। ठीक, संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिस नामक समुद्री सांप। ज़मीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन। बिल बनाने वाली छिपकली मेबुइया या स्किंक। सरीसृपों का युग कहलाता है, क्या कहलाता है? मिसोजोइक युग, ठीक है ना, बस पढ़ लीजिए। सबसे जीवित जो पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ठीक, उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी और एमू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन है। पक्षियों का या वाक्य यंत्र क्या होता है? शिरिंग्स अर्थात शाब्दिनी। और सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। किस युग से है? जुरासिक युग से, ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।